नमस्कार। इस 14 नवंबर को दुनिया ने नेहरू की 133वीं जन्म जयंती मनाई। इस मौके पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। बात 1950 के दशक की है। बीते कुछ सालों में दुनिया के कई देशों ने गुलामी की बेड़ियों को उतार फेंका था। भारत सरीखे देश तो तेजी से दुनिया में अपनी जगह बना रहे थे, लेकिन अधिकतर देश फिर से गुलामी के शिकंजे में फंसने जा रहे थे। पुराने उपनिवेशवाद से मुक्त इन देशों के अस्तित्व पर नव उपनिवेशवाद के बादल मंडराने लगे थे। दूसरे विश्व युद्ध को बारूद की गंध दुनियावी आबोहवा में तैर ही रही थी, मगर दो महाशक्तियां रूस और अमेरिका की जिद ने तमाम देशों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिए थे। कौन कहे इन्हें सुधरने को? दुनिया जैसे नरक बनने की दिशा में आगे बढ़ रही थी, मगर सौभाग्य से उन दिनों नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो जैसे नेता भी थे जो विश्व शांति के अगुवा बने। हुआ वही जिसकी दुनिया दुआ कर रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के विस्तारवादी परों को भारत के उभरते वैश्विक नेता नेहरू ने कतर दिया था। यह नेहरू का गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही था जिसने दुनिया को पहली बार भारत की हैसियत का एहसास कराया। ये दुनिया के तमाम मुल्कों में नेहरू के शोहरत की शुरुआत भर थी। एक झटके में नेहरू दुनिया के अगुवा बन गए थे। विश्व के आधुनिक इतिहास में भारत को शायद ही इससे बड़ी उपलब्धि और पहचान अभी तक हासिल हुई थी। दरअसल अपने देश में नेहरू की प्रतिष्ठा से तो सभी चिरपरिचित थे, लेकिन विदेशों में नेहरू का कितना बड़ा था, यह बात इस देश में कम ही लोग जानते हैं। सियासी स्वार्थों के लिए सत्तारूढ़ दल या उनके नेता नेहरू पर कितना भी कीचड़ उछाले, लेकिन असलियत यही है कि आज जिस मजबूत भारत को हम देख रहे हैं, उसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में रखी गई। साल 1947 में फिरंगियों से आजाद हुए भारत में संसाधनों की भारी कमी थी। देश में कल कारखानों की बात छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो हर पेट के लिए रोटी भी मैसर नहीं थी। दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि आखिर भारत अपना निर्वाह कैसे करेगा। लेकिन नेहरू की दूरदर्शी सोच और करिश्माई रहनुमाई ने और नेतृत्व के बदौलत कुछ ही वर्षों में भारत अमेरिका और चीन को भरपूर जवाब देने लगा। आज से करीब 133 साल पहले पैदा हुए इस युग पुरुष को दुनिया छोड़े भी तकरीबन 58 साल से अधिक हो गए, मगर उनकी यश पताका अब भी रोज नई बुलंदियां तय करती है। अमेरिका के क्रूर पूंजीवाद, क्रूअल कैपिटलिज्म और सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म या साम्यवाद के खूनी पंजे में जकड़े दुनिया को भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था से रूबरू करवाने वाले नेहरू जितने बड़े नेता थे, उससे बड़े दार्शनिक और शानदार लेखक थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री उनकी ऐसी अद्भुत किताबें हैं जो दुनिया के कई देशों में आज भी पढ़ी जाती हैं। दुनिया के 5000 साल के इतिहास को जिस सलीके से पंडित जी ने लिपिबद्ध किया है, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इतिहासकारों ने तो इसे H.G. वेल्स की आउटलाइन ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के समकक्ष दर्जा दिया है। आधुनिक भारत में जमीन से लेकर आसमान तक शायद जितनी उपलब्धियां आज देश के नाम हैं, उन सब के बुनियाद कहीं ना कहीं युग पुरुष नेहरू की सोच और छाप है। आज भारत जिस दूरदर्शिता की फसल काट रहा है, उसका बीजारोपण नेहरू जी ने ही किया था। आज दुनिया के बेहतरीन चिकित्सक, बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन वैज्ञानिक नेहरू के संस्थानों से निकलकर पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा रहे हैं। जरा सोचिए, नेहरू उतने दूरदर्शी नेता ना होते या नेहरू जी की जगह आज की तरह का कोई भाषणवीर या नोटबंदी और ताली थाली बजवाने वाला नेता होता, तो भारत कहाँ होता। नेहरू बैरिस्टर थे, खूब अमीर आदमी, मतलब खानदानी रईस थे। नेहरू चाहते तो ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजारते, लेकिन गांधी जी के प्रभाव में नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, 9 बार जेल गए। देश आजाद हुआ तो सर्वसम्मति से देश के प्रधानमंत्री बने। नेहरू की लोकतंत्र और मानवता में अद्भुत आस्था थी। आम चुनाव 1951, 57 और 62 में लगातार जीत के बाद उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने पर कोई आपत्ति नहीं थी, जबकि नेहरू के इस कदम का हमारी पार्टी में खुद ही विरोध हो रहा था।
सच पूछिए तो आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू नेता कम, दार्शनिक ज्यादा थे। उन्हें भविष्य की सटीक पहचान थी। यही कारण है कि वक्त की मांग को देखते हुए नेहरू जी ने भारत में विज्ञान आधारित संस्थागत संसाधनों के विकास पर अपना जोर लगा दिया। बोस की प्लानिंग कमेटी के आधार पर नेहरू जी ने योजना आयोग का गठन किया और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बांध, बिजली घर, परमाणु ऊर्जा, सड़क, रेल, संचार सुरक्षा, शिक्षण संस्थानों की नींव रखी। दुनिया भर में प्रतिष्ठा बटोर रहे IIT, IIM, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और तमाम विकास के कामों की बुनियाद रखी गई। उन्होंने बड़े सिंचाई बांधों और परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी। ये नेहरू ही थे जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में आई हरित क्रांति की नींव रखी थी। बाद में इसी कारण हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की बुनियाद रखी गई, जिसकी बदौलत सामाजिक न्याय के साथ वंचित तबकों को सुरक्षा मिली और स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिला। यह नेहरू की कुशल रहनुमाई ही थी कि भारत के साथ आजाद हुए देश जब अपने लोगों के लिए रोटी कपड़ा का जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे, तब भारत जमीन से उड़कर आसमान पर छा जाने को बेताब था। नेहरू ने 1962 में इनकॉस्पर की स्थापना की। कालांतर में यही इनकॉस्पर इसरो बन गया, जिसको आज दुनिया की नामचीन कामयाबियों के लिए जाना जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस एक भारत की बात होती है, उसका खाका नेहरू ने ही तैयार किया था। जब दक्षिण भारत में अलग देश की मांग उठी, तब नेहरू जी ने जो फैसला किया, उसने देश की एकता और अखंडता को और भी मजबूत कर दिया। महाराजा हरि सिंह से कश्मीर का भारत में विलय कराकर पाकिस्तान की नींद छीनने वाले नेहरू ने साल 1962 में चीन के अप्रत्याशित छल के बावजूद भारत की अस्मिता का सौदा नहीं होने दिया। हालांकि चीन के साथ हुए तत्कालीन पंचशील सिद्धांतों का भारत की विदेश नीति में आज भी अहम किरदार है। गरीबी और भूखमरी के बिलबिलाते अतीत से निकलकर देश को स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत तक का सफर तय करवाने वाले नेहरू के कद का ग्लोबल लीडर नेहरू के बाद शायद ही कोई हुआ। उनकी सोच, उनके तेवर, उनके दर्शन सब खुद रंग थे। आज नेहरू की कमी जितनी देश को खलती है, उससे अधिक इस दुनिया को। आखिर वो नेहरू ही तो थे जिसने बाजारवाद और भौतिकता में पागल होती इस बहुरंगी दुनिया को उसके असलियत से परिचित करवाया। आधुनिकता की गला काट प्रतिस्पर्धा कर रही दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। नमस्कार।